Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series we are discussing PT 360 Science Technology Current Affairs, and in this lecture we are going to start with बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा तकनीकी अनुप्रयोग है, आप कह सकते हो ऐसा कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग होगा जिसमें कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका उस या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का या जो भी प्रोडक्ट या प्रोसेसेस होंगे जो इससे बनेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से या बायोलॉजिकल सिस्टम से, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। और यूएन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये डेफिनेशन दी गई है। सो यू कैन राइट ऑल्सो दिस डेफिनेशन इन योर मेंस आंसर्स। और ये जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, ठीक है। Globally, biotechnology industry is expected to witness the fastest growth. The important contributing factors are जो क्योंकि ये जो काफ़ी तेज़ी से उभरते हुआ एक इंडस्ट्री बनने वाली है, और इसका रीज़न ये है कि इसका जो अनुप्रयोग है वो बहुत बड़े स्तर पर होता है, विशेष करके मेडिकल और चिकित्सा और जो ये दवाइयों का कारोबार है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो दवाइयों से रिलेटेड मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें, और इस प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से वर्ल्ड वाइड इंक्लूजिंग लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है, इसमें जो है इसका लेजिस्लेशन किया जाएगा, इसको कैसे लागू करना है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो इसलिए ये काफ़ी तेज़ी से उभरता हुआ एक इंडस्ट्री है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग या इसके क्या यूज़ हो सकते हैं, इस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है उसको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है एक उच्च उपज वाले जो वैरायटी है बीजों की, वो बनाने में किया जा सकता है। और दीज आर क्रिएटेड बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो आनुवांशिक जो परिवर्तन करके या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों की जो है कुछ सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स के माध्यम से, चयनित जनन कह सकते हो आप इसको, के माध्यम से हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स जो है बनाए जाएंगे। हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स हैव कंट्रीब्यूटेड रेडिकली टू इम्प्रूव द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है उसको प्राप्त करने में इनका काफ़ी योगदान है। और कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे कि बीटी ब्रिंजल या फिर जीएम मस्टर्ड, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये क्या होता है फोर्टिफिकेशन का मतलब, बायो फोर्टिफिकेशन का कि जो ग्रेन जो खाने वाले फूड्स होते हैं ना, ग्रेन्स जो उगाए जाते हैं या कोई भी वेजिटेबल जो भी उगाया जाता है, ठीक है, उसको उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है, पोषक तत्वों की, उसको बढ़ाया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ जिंक राइस 1। पेस्ट कंट्रोल में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है बाय चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेस्ट बाय म्यूटेशंस। म्यूटेशन के द्वारा जो पेस्ट है, जो कीटनाशक होते हैं, इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो प्रोसेसिंग, विनिर्माण और जैव प्रसंस्करण, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स जो होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग डिग्रेडेंट्स और पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स एंड प्लास्टिक, ये सब बनाया जा सकता है उनके लिए। बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक, ठीक है, कन्वर्ट्स एटीएम नंबर 2 इनटू अ फॉर्म एब्जॉर्बेबल बाय क्रॉप्स इजीली। ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, इज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल जो होते हैं वो चावल के लिए एक बायो फर्टिलाइजर होते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि ये जो प्रोडक्टिविटी है, इनकी उत्पादकता है, उसको बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। और जो कुछ अफोर्डेबल न्यू जनरेशन वैक्सीन्स, नई पीढ़ी के वैक्सीन्स या टीके बना सकते हैं टू डायग्नोस द पैल्थोरा ऑफ एनिमल डिजीज, जो पशुओं में होने वाले रोग हैं उसको डायग्नोस करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में डेवलप की गई है। एम्ब्रायो भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी, भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी इंडिया में डेवलप की गई है। और दीज वेराइटीज़ अडॉप्ट ईजिली टू न्यू इन्वायरमेंट, ये जो वेराइटीज़ हैं वो आसानी से जो है नए पर्यावरण को अडॉप्ट कर लेती हैं और
डिजीज़ रेसिस्ट होती हैं, यानी कि बीमारियों को रोकथाम करने वाली होती हैं, और ये डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत को फॉलो करती हैं। सर्वोत्तम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो भी अडॉप्ट कर लेगा, इसकी एडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वही सर्वाइव करता है। और इसी तरीके से जो है इस पूरे जो वर्ल्ड है, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, जो एनिमल वर्ल्ड है, जो प्लांट्स का वर्ल्ड है, जो ह्यूमन का वर्ल्ड है, वो इसी तरीके से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से ही बचा हुआ है, और आगे डेवलपमेंट इसका इसी तरीके से हो रहा है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो मरीन बायोटेक्नोलॉजी यानी समुद्र से जुड़ी हुई जैव तकनीकी होती है, और इसका जो विकास है ये जो है डायग्नोस्टिक एंड वैक्सीन्स और न्यू फीड्स, फिश न्यूट्रिशन एंड ब्रीडिंग्स एंड रिप्रोडक्शंस etc के लिए किया जाता है। और ये एक्वाकल्चर, aquatic organism are grown in culture and used for food, fuel, cosmetic, pharmaceutical etc. Department of Biotechnology runs aquaculture and marine biotechnology program to support रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध और विकास को सहयोग देने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जैव तकनीकी विभाग है, वो एक्वाकल्चर एंड मरीन बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम को चलाता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी होती है। ग्रीन एग्रीकल्चर से है और ब्लू मरीन से है, और रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है। ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उन वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो बनाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फंगी जो कि किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, ठीक है, वो ये एंटीबायोटिक होते हैं, उनको एंटीबायोटिक कहा जाता है। और 1988 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनकी खोज की थी। जैसे कि फंगस पेनिसिलम नोटाटम, ये जो है एक एंटीबायोटिक है, और इसका उपयोग जो है पेनिसिलिन बनाने के लिए किया गया है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को का इलाज करता है। और पेनिसिलिन इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक which is used against few bacteria. Broad spectrum antibiotics can be used against the more than one kind of bacteria. पेनिसिलिन चूँकि जो है एक ही कुछ ही बैक्टीरियाज के लिए यूज़ किया करता है, तो इसलिए इसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बड़े रेंज में बैक्टीरियम जो उनके बैक्टीरिया के जो प्रकार हैं उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। वैक्सीन्स कैन बी मेड फ्रॉम अटेन्यूटेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, और बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन इससे बनाए जा सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और अटेन्यूटेड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन्स होते हैं, और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द केमिकल्स या केमिकल्स को का संश्लेषण करके जो थर्ड जनरेशन की वैक्सीन है वो बनाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट टारगेट एरिया, महत्वपूर्ण जो लक्षित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक जो डिजीज़ होती हैं, जो पुराने रोग होते हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं, वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स और जीनोम एनालिसिस, स्टेम सेल्स रिसर्च और रीजेनरेटिव मेडिसिन, और फार्माकोजेनेमिक्स, इसमें जो है ये जो जेनेटिक्स मार्कअप है उसका विश्लेषण करने में हेल्प करता है। जो इंडिविजुअल्स पर दवाइयों के रिस्पांस को देखा जाता है उसका विश्लेषण करने में हेल्प करता है। और जीन थेरेपी क्या होती है? इसमें जो है जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अनुवांशिक बीमारी होती है, उसको सुधारने के लिए किया जाता है। और ये जो है नॉर्मल जीन को इंडिविजुअल में या फिर एम्ब्रायो में जो भ्रूण होता है उसमें डिलीवर्स करते हैं, डालते हैं, ताकि जो है नॉन फंक्शनल जो जिन है उनकी जगह ये ले सकें, जो जिन काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो आनुवंशिक बीमारी हो रही है उसको दूर किया जा सके। अब वाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, औद्योगिक जैव तकनीकी। ये जो है बायोडिग्रेडेबल जो आज की आवश्यकता है, जो बायोलॉजिकली जिनका जैविक रूप से जिनका क्षरण हो जाए, ऐसे प्लास्टिक, वेजिटेबल ऑयल्स और बायोफ्यूल्स, चीज़, योगर्ट एंड एल्कोहल्स बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है?
फर्मेंटेशन जो है खमीरीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर हो गया, ठीक है, उनको एल्कोहल में बदला जाता है ईस्ट का प्रयोग करके। और जो वाइन होता है वो जो ग्रेप्स अंगूर से जो बनता है, जो वाइन बनती है वो फर्मेंटेशन से ही बनती है। एंड द लेफ्ट ओवर ईस्ट इज गुड एनिमल फीड एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स जो होते हैं वो, तो एक तो ईस्ट होता है, फंगी एक होता है, मोल्ड्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, और फिलामेंटस बैक्टीरिया, एंटीनोमाइसिट्स। इन्वायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज ये बायो रेमेडिएशन के लिए किया जाता है, जो कि ये जो है एक वेस्ट मैनेजमेंट या ये कचरा प्रबंधन तकनीकी है, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जैविकी जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एंजाइम्स हो गया, इनका प्रयोग जो है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, उनको कंज्यूम करने में, उनको तोड़ने में किया जा सकता है। जैसे कि ऑयल जेपर्स बैक्टीरिया, जो ऑयल स्पिल्स होता है समुद्र में जो तेल का फैलाव हो जाता है उसको रोकने के लिए। एंड स्यूडोमोनास जो होते हैं, ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ये ऑयल को खाते हैं। बायो एनर्जी में जैसे कि बायोगैस है, जो गाय के गोबर से और जो कुछ जैविक अपशिष्ट होते हैं उनसे बनाया जाता है। बायो एथेनॉल जो है वो मक्के से बनाया जाता है। बायोडीजल जो है जेट्रोफा से और पोंगेमिया सनफ्लावर, इनसे बनता है, ठीक है, जो कि एरीड जोन में, जो सूखे वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जेट्रोफा, पेंगोमिया और सनफ्लावर। माइक्रोबियल फ्यूल सेल और बायोलॉजिकल सेल फ्यूल सेल्स, ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट जो बाय यूजिंग बैक्टीरिया के द्वारा यूज़ करके, बैक्टीरिया का प्रयोग करके जो इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाता है उनसे बनते हैं ये। बायोफ्यूल फ्यूल G1, G2, G3, G4, ये क्लास नोट्स से देखने हैं आपको। एंड यहाँ बायोफॉर्मेटिक्स या गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोफॉर्मेटिक्स या गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज़ एन इनडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एड्रेसेस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक एंड डेटा मैनेजमेंट। एंड ट्रांसक्रिप्टोम, ये सेट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए इन वन सेल, एक ही सेल में जो है जितने भी मैसेंजर आरएनए हैं उनका एक सेट होता है। मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं हम। एक तो स्टेम सेल थेरेपी, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था, ये है डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इनके बारे में भी हम बातें कर चुके हैं। 3 पेरेंट्स बेबी, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। जीन थेरेपी एंड जीएम क्रॉप्स, ठीक है। एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के तहत आता है। ये एक नोडल एजेंसी है जिसका लक्ष्य जो है बड़े स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, और इसमें जो रिसोर्स और संस्था जो डेवलपमेंट होने वाले हैं उसको सपोर्ट करना है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी प्रमोट करना है। भारत में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जो है जो कुछ सनराइज सेक्टर्स हैं इंडिया में, उनमें से एक है, और इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 20%। तो इंडिया जो है पूरे विश्व का जो 2% बायोटेक इंडस्ट्री होल्ड करता है, और इंडिया जो है पूरी दुनिया के जो और बायोटेक डेस्टिनेशंस हैं, गंतव्य इनको बोल सकते हैं आप, बायोटेक जैव तकनीकी के लिए डेस्टिनेशंस है जो है उसमें टॉप 12 में आता है, और जो एशिया में जो है सेकेंड नंबर पे आता है चाइना के बाद। और गवर्नमेंट ने जो है $10 बिलियन का टारगेट सेट किया है 2025 तक के लिए। ये जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये पीटी में भी पूछे जा सकते हैं। बायोटेक सेक्टर इन इंडिया इज हाईली डोमिनेटेड बाय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विथ 60% शेयर। जो बायोटेक सेक्टर है इंडिया का जैव तकनीकी, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, क्योंकि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो कर चुका है, ठीक है, और इसका वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी ये मतलब महत्व प्राप्त सेक्टर हो गया है इंडिया का। की ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ,
एक तो नेशनल जो है आईपीआर पॉलिसी है, टू स्पीड अप आईपीआर फिलिंग्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है पॉलिसी है, उसमें जल्दी जल्दी आईपीआर फिलिंग्स हो सके, इसका प्रयास होना चाहिए। एंड द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2015 और 20 क्या है, इसका लक्ष्य जो है इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय बायो मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना है, ठीक है। और जो इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च at national level, universities, ITs and IISER etc को जो है ये बायोटेक्नोलॉजी को इनमें इंक्लूड करना है। इस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटेक पार्क्स थ्रू पीपीपी की प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो है बायोटेक्निक जो पार्ट्स हैं, बायोटेक पार्क्स हैं सॉरी, उनको बनाना है। और जो एफडीआई फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें 100% जो एफडीआई है मेडिकल डिवाइसेस में, और 100% एफडीआई ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड इन प्रोजेक्ट्स में किया गया है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है अगर कोई कंपनी इंडिया में अगर कोई कंपनी है उसका अधिग्रहण करती है, और ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि वो नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे 25 सेक्टर्स में आता है जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में आते हैं, और इसमें जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, लागत प्रभावी जो है मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण है। एंड सपोर्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बीराक यानी BIRAC का की स्थापना करी गई। न्यू बायो क्लस्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज बनाए गए, बायोटेक इक्विटी फंड्स आदि जो बनाए गए हैं। और जो ये बीराक है वो बायोटेक स्टार्टअप्स और जो SMEs हैं उनको फंडिंग प्रदान करता है, मेंटरिंग मतलब मार्गदर्शन करता है, और आधारभूत संरचनाओं के स्तर पर सहयोग करके उनको सशक्तिकरण कर रहा है। DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशंस रेगुलेशन बिल 2019। तो डीएनए बैंक डेटा बैंक्स बनाए गए, लेबोरेटरीज बनाई गई, और रेगुलेटरी बोर्ड विल बी सेट अप, ठीक है। ये बनाए जाएंगे डीएनए डेटा बैंक, एंड प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी, और रेगुलेटरी बोर्ड भी बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो नेशनल डेटाबेस है, ठीक है, जो विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, सस्पेक्ट्स इन द केस और अंडर ट्रायल्स में जो चल रहे हैं, मिसिंग लोग होते हैं, और जो अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन जो होते हैं, उनके लिए ये नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें हेल्प करेगा। जो डीएनए डेटा है वो केवल पहचान के लिए ही यूज़ किया जाएगा, या फिर किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज किया जाएगा। और जो लीकिंग ऑफ डीएनए प्रोफाइल जो होगा, जो अगर डीएनए प्रोफाइल किसी का लीक हो जाता है, ठीक है, तो वो उसके लिए दंड का प्रावधान है, 3 सालों की जेल के साथ जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और न्यूज़ में ये इसलिए था अभी कि जो विपक्ष है उन्होंने इस बिल के मिसयूज़ की तरफ ध्यान दिलाया है, जैसे कि निजी गोपनीयता का जो है हनन, वायलेशन, डीऑक्सोराइब न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA, दे आर 2 मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड रीडिंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज के लिए और उनकी रीडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। mRNA वैक्सीन का न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इंडिया का पहला जो है स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया ऐसा mRNA वैक्सीन है जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अलाउ कर दिया गया है। और किसी वैक्सीन जैसे कि RNA वैक्सीन हो गया है, वो mRNA सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करके ही बनाया जाता है, विच इज़ कोडेड फॉर डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि एक विशेष जो है डिजीज़ के लिए कोडेड किया गया है। वंस प्रोड्यूस विद इन बॉडी द एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम। एक बार जो एंटीजन ये शरीर के अंदर बन जाता है तो जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो इसको पहचान लेता है, और प्रिपेयरिंग इट टू फाइट रियल टाइम थिंग्स, और इसको जो तैयार किया जाता है उसके द्वारा ताकि वो लड़ सके। mRNA वैक्सीन जो है हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये सिखाने में मदद करता है कि कैसे एक प्रोटीन जो कि एक इम्यून
जो रिस्पॉन्स होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको उसको बनाता है। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि एंटीबॉडीज़ भी बनाता है, तो ये वही यही जो है हमारे शरीर को संक्रमण से सुरक्षित रखता है। mRNA वैक्सीन कैन बी डिलीवर यूजिंग द नंबर ऑफ मेथड। कई तरीके से जो है ये दी जा सकती हैं। एक तो नीडल के जो सिरिंज होते हैं उनसे इंजेक्ट की जा सकती हैं बॉडी में, या फिर नीडल फ्री इस जो है स्किन में डाली जा सकती हैं, और इंजेक्शन इनटू ब्लड, मसल्स, लिम्फ नोड्स, या डायरेक्टली इनटू द ऑर्गन, या फिर नज़ल स्प्रे के द्वारा भी ये दिया जा सकता है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ mRNA वैक्सीन, जैसे कि नॉन रेप्लिकेटिंग mRNA, इन विवो सेल्फ रिप्लिकेटिंग mRNA, इन विट्रो डेंड्रिक सेल नॉन रिप्लिकेटिंग RNA वैक्सीन आदि। कन्वेक्शनल जो वैक्सीन्स हैं, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स, वो रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ती है इनको, यानी कि इनको बहुत ही ठंडे में रखना पड़ता है, फ्रीजिंग कंडीशन में रखना पड़ता है। इसमें जो है लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, इनएक्टिव पैथोजेंस या किल्ड वैक्सीन्स जो होती हैं, ठीक है, उन इसमें जो है वैक्सीन्स को किल करके या फिर निष्क्रिय करके बॉडी में डाला जाता है, ताकि जो हमारे इम्यून सिस्टम है उनको देख करके एंटीबॉडीज़ बना लेगा। एंड जो वायरल वेक्टर्स वैक्सीन्स होती हैं, और सुबोनाइड, टॉक्साइड एंड कंजुगेटेड वैक्सीन्स होती हैं इसमें, एंड इट एक्सपोजेज बॉडी टू प्रोटीन मेड बाय वायरस और बैक्टीरिया। दे आर ऑफन मेड बाय यूजिंग वीकेंड और इनएक्टिव वर्जन ऑफ दैट वायरस और बैक्टीरिया। जो अभी हम बात कर रहे थे वही बात यहाँ पे कही गई है। जीन बेस्ड वैक्सीन्स भी होते हैं, जो मतलब जीन पर आधारित वैक्सीन्स होती हैं। इसमें दो तरीके की वैक्सीन होती हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए वैक्सीन। Instead of injecting a weakened form of virus or bacteria into body, DNA and RNA vaccines use part of the virus own genes to stimulate an immune response। इसमें जो है बैक्टीरिया का कमज़ोर या निष्क्रिय किया हुआ या मारा हुआ बैक्टीरिया की बॉडी नहीं डाली जाती है, जबकि इसमें जो है कुछ पार्ट्स डाले जाते हैं बैक्टीरिया के या वायरस के। अगर दूसरों शब्दों में कहें तो ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो धारण करते हैं जो होस्ट सेल्स होती है उसका, ताकि जो है इसको देख के एंटीजेंस बनाए जा सके। और डीएनए और आरएनए जो वैक्सीन्स होती हैं वो दोनों मैसेज डिलीवर करती हैं जो कोशिकाएं होती हैं उनको, ताकि वो जो इच्छुक प्रोटीन है वो निर्मित कर सके, ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो उस प्रोटीन के खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, क्रिएट कर सके। और ये जो है रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर की जा सकती हैं, सबसे अच्छी बात ये है। एंड दे आर मोर स्टेबल देन कन्वेंशनल वैक्सीन्स इन वार्म क्लाइमेट। और जो अगर वातावरण गर्म है, गर्म जलवायु में ये जो है ज़्यादा स्टेबल रहती हैं, जो कन्वेंशनल वैक्सीन्स होते हैं उनसे ज़्यादा। अब जीन थेरेपी की बात कर लेते हैं। जीन थेरेपी जो है ये जेनेटिक मटेरियल्स जो कुछ होते हैं हमारे सेल्स में, ठीक है, उनको वहाँ पहुँचाने के लिए होती हैं, ताकि जो एबनॉर्मल या असामान्य जीन्स हैं जो कि उनको हटाया जा सके और उनकी जगह जो बेनिफिशियल प्रोटीन है उसको बनाया जा सके। जीनोम एडिटिंग जो तकनीकी है वो जेनेटिक मटेरियल जो है की बात करती है, ठीक है, जो कि या तो उसमें डाला जाएगा या हटाया जाएगा या उसका कुछ विकल्प उसमें डाला जाएगा जो जीनोम होता है वहाँ पर। और ये तकनीकी अभी भी जो है इन्फेंसी स्टेज में है और ये रिस्की भी है, और अभी इसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा रेगुलेटेड नहीं है, विनियमन इसका नहीं किया गया है। मैकेनिज़्म क्या है? एक जीन को जो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग कैरियर यानी कि वेक्टर या रेट्रोवायरस जो होते हैं, जो कि जेनेटिकली बनाए जाएंगे, ठीक है, उसमें उनके माध्यम से ये डाला जाएगा। और द रेट्रोवायरस कैन प्रोग्राम्ड टू कैरी ए जीन और डीएनए दैट विल ओवरराइड द म्यूटेशन, ठीक है। रेट्रोवायरस जो होता है वो ऐसा जीन या डीएनए ले जा सकता है जो कि म्यूटेशन को ओवरराइड कर दे। सम इम्पॉर्टेंट जीन थेरेपीज, कुछ महत्वपूर्ण जो है जीन थेरेपी यहाँ पे दी गई है उसको हम देख लेते हैं। एक तो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी होती है। सोमेटिक सेल जो थेरेपी होती है ये रिलेटिवली मतलब सुरक्षित होती है सापेक्षिक रूप से,
और ये फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं की जाती है, उन तक मतलब नहीं पहुंचती है। जो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी है, हालांकि ये कम समय के लिए होती है, और जो अधिकतर जो उत्तक होते हैं, उस सेल्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर नए से बदल जाते हैं। इसलिए इसकी बार बार जो है सोमेटिक जीन थेरेपी करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो है इसके जो इफ़ेक्ट है उसको बनाए रखा जा सके। जर्म लाइन सेल जीन थेरेपी, जर्म लाइन एडिटिंग जो होता है, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी ये भी है, और इसमें जो है जीन को रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो होता है, जो प्रजनन उत्तक होता है मरीज का, उसमें इंसर्ट किया जाता है, और ये परमानेंट चेंज लेकर के आता है फिर, ठीक है। और ये जो है जनरेशन्स में भी पास की जाती हैं, अगली पीढ़ियों में भी ये जाती हैं। और ये डीएनए और जो जो इट एडिट्स द डीएनए ऑफ एग, एग के डीएनए को एडिट करता है, स्पर्म के डीएनए को एडिट करता है, या फिर एम्ब्रायो के भी डीएनए को एडिट कर देता है। और इसलिए ये हेरिडिटरी परमानेंट थेरेपिक इफेक्ट पैदा करता है, मतलब आनुवंशिक रूप से परमानेंट इफेक्ट इससे पैदा होता है। हालांकि जो माल फंक्शनिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कैन लीड अनडिजायरेबल चेंजेस इनटू द होल ह्यूमन जीन पूल। अगर कुछ भी गलती होती है तो पूरा जो ह्यूमन जो जीन है उस पर्सन का, वो चेंज हो जाएगा। एंड क्रिस्पर Cas9, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट प्लिंड्रोमे repeats and CRISPR associated protein 9 is a genome editing टेक्नोलॉजी। ये एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, CRISPR-Cas9, ठीक है। और ये जो है प्राकृतिक रूप से जो जीनोम एडिटिंग होती है बैक्टीरिया में, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। और ये ज़्यादा तेज़, सस्ता और ज़्यादा सटीक होता है, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जो और भी जो जीन थेरेपीज़ हैं उनसे ज़्यादा। येस्कार्टा थेरेपी, येस्कार्टा जो थेरेपी है, एक्सिक्याबेटाजीन सिलोल्यूसेल थेरेपी, ये जो है ट्रीटमेंट है जो लार्ज बी सेल्स लिम्फोमा होते हैं, ब्लड कैंसर जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये जीन एडिटिंग थेरेपी है। और ये दैट हैज़ फेल्ड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट सच एज कीमोग्राफी, जो कीमोग्राफी से नहीं हो पाती हैं, जो बी सेल्स जो होती हैं उनका ट्रीटमेंट, तो ये एस्कार्टा थेरेपी से किया जाता है। और इट इज़ ए CD19 डायरेक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इट टर्न्स बॉडी सेल्स इनटू लिविंग ड्रग, जो पूरे जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनको एक लिविंग ड्रग्स में, मेडिसिन में बदल देता है, जो कि दैट टारगेट्स एंड किल्स कैंसर सेल्स। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाल ही में, और जो ऑर्फन ड्रग्स हैं उसको अप्रूव किया है, इसलिए जो फाइनेंशियल इंसेंटिव जो उसको दिया जा रहा है, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके निर्माण को फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। लिविंग ड्रग्स क्या होते हैं? लिविंग ड्रग्स जो होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स होते हैं दैट आर इन्फ्यूज्ड इनटू बॉडी, जो बॉडी में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं और कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग टू फाइट डिजीजेस, और जो है कॉन्टिन्यूस जो है बढ़ते रहते हैं डिजीज से लड़ने के लिए, महीनों सालों, ठीक है, ये उसमें बढ़ते रहते हैं। इसलिए ये जो इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट है ये लिविंग ड्रग्स थेरेपी कहा जाता है। CAR-Ts थेरेपी इसको कहते हैं। ऑर्फन ड्रग्स क्या होता है? इट इंटेंडेड टू ट्रीट रेयर डिजीजेज ओनली, केवल जो है दुर्लभ जो बीमारियां होती हैं इस उनके ट्रीट के लिए होता है। हेंस स्पॉन्सर्स आर रिलक्टेंट टू डेवलप देम अंडर यूजुअल मार्केटिंग कंडीशन। जो मार्केटिंग कंडीशंस होती है बाजार इसको लेकर के, जो इस तरह की डिमांड होती है उसके हिसाब से ही ये इसको डेवलप करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।